गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अध्याय 2 में अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ प्रश्नावली 2.1 आपको नहीं करना, सीधे प्रश्नावली 2.2 से प्रारंभ करना है। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने, अर्थात इस प्रश्न में सभी प्रश्न इसके अंतर्गत द्विघात बहुपद दिए गए हैं और उनके शून्य हमें ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ हमें शून्य और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की भी जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमें द्विघात बहुपद दिए गए हैं। इसका पहला प्रश्न हमने ले लिया। पहला प्रश्न x²-2x-8, ये द्विघात बहुपद है। यदि हम इसकी तुलना हमारे व्यापक रूप से करें, जो हमारे द्विघात समीकरण द्विघात रूप बहुपद का व्यापक रूप है, तो हम देखेंगे कि यहाँ a का मान a बराबर 1 है। एक क्यों? क्योंकि यहाँ x² का कुछ भी गुणांक नहीं है। जहाँ कुछ भी गुणांक नहीं होता वहां हम 1 मान लेते हैं। b का मान b बराबर यहाँ x का गुणांक ऋण 2, यह हमें चिन्ह सहित लेना है। c का मान ऋण 8 है, c बराबर ऋण 8। ध्यान रहे यहाँ हमें चिन्ह जरूर लेना है। अब हम इसके गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि वही जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, इसका अध्ययन किया था, तो हम उसी को प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। देखते हैं कैसे योगफल और गुणनफल निकालते हैं। सबसे पहले हम योगफल लिखते हैं। योगफल में x का गुणांक लिखा जाता है। योगफल में x का गुणांक लिखा जाता है। यहाँ अर्थात बीच वाली जो राशि होती है, क्रम से सबसे सर्वप्रथम क्रम से जमाना है घटती घातों में, उसके पश्चात बीच वाली राशि जो x है, x का गुणांक लिखा जाता है चिन्ह से। तो x का गुणांक ऋण 2 लिखा। फिर गुणनफल, गुणनफल में हम a और c का गुणा करके लिखते हैं। योगफल में हमने b का मान लिखा चिन्ह से। गुणनफल में हमेशा a और c का गुणा करने के पश्चात जो राशि आए उसको लिखना है। ध्यान रहे चिन्ह सहित गुणा करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि a का मान 1 है और c का मान 8 ऋण 8 है। तो 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8 1 8 और यहाँ ऋण है तो ऋण आएगा, तो ऋण 8 आ गया। अब हमें यहाँ जो हमें ऋण 2 और 8 प्राप्त हुआ, तो योगफल लेकर आए तो हमें ऐसी दो राशियां ज्ञात करना है। ऐसी दो राशियां ज्ञात करना है कि जिनका योगफल या अंतर करने पर ऋण 2 और उन्हीं राशियों का गुणा करने पर ऋण आता है। अर्थात हमें इसके गुणनखंड करके दो भागों में तोड़ना है। यहाँ दो राशियां आना चाहिए। तो दो राशियां आने के लिए चिन्हों से हम राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसका गुणनफल ऋणात्मक है। गुणनफल ऋणात्मक कब आता है? जब दो राशियों में से कोई एक राशि ऋणात्मक होती है तो गुणनफल ऋणात्मक आता है। अर्थात हमें यह पता चल गया कि दो राशियों में से एक राशि ऋणात्मक है, एक राशि धनात्मक है, एक राशि ऋणात्मक है, जो यहाँ आने वाली राशि है उनमें से। अब जब एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो राशियां घटेंगी। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे अच्छा तरीका है इसका गुणनखंड करने, गुणनखंड ज्ञात करने का, कि जो इसका गुणनफल की राशि है तो उसके गुणनखंड कर लीजिए। तो उसके गुणनखंड करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा 8, यहाँ क्या है 8 है इसका गुणनफल के ही गुणनखंड करना है। तो 8
का गुणनखंड किया, 2 ही गुणनखंड करना है, केवल 2 को से गुणनखंड करके देखना है, जो गुणनखंड इसमें परफेक्ट आएंगे उन्हीं को लिखेंगे। जैसे देखते हैं 2 चौके 8, 2 चौके 8 आया, तो 2 और 4 तो इसके गुणनखंड से हो आ गए, लेकिन यही राशि में इस पर भी अप्लाई होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 4 में से 2 घटाने पर क्या ये 2 आएगा? हाँ आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों घटा रहे हैं भाई हम? क्योंकि अभी हमने बताया, यहाँ से पता किया हमने, यहाँ हमने बताया कि गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक है, अर्थात इन 2 राशियों में से एक राशि ऋणात्मक होगी। तो एक राशि ऋणात्मक होगी, एक राशि धनात्मक होगी, तो स्वाभाविक सी बात है जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक होती है तो राशियां घटती है, तो राशियां घटती है। तो 4 में से 2 इसलिए हम घटा रहे हैं, तो इनको लिखते हैं, अर्थात हमें ये पता चल गया कि यहाँ 2 और 4 ही आए, तो 4 में से 2 घटाने पर 2 आ रहा है और 4 दूनी 8 आ रहा है। यदि इस प्रकार से नहीं आता तो हम इसके और दूसरे प्रकार से गुणनखंड कर लेते हैं, या इससे ज्यादा गुणनखंड आते हैं तो हमें केवल 2 ही गुणनखंड लेना है, 2 ही मतलब ऐसे गुणनखंड बनाना है कि उसके 2 गुणनखंड ही बने, ठीक है। इसको हल करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 4 और 2। अब 4 और 2 तो चिन्ह कैसे आएंगे ये देखें। यहाँ क्योंकि योगफल का चिन्ह ऋणात्मक है तो बड़ी राशि ऋणात्मक होगी और छोटी राशि धनात्मक होगी। ऋण 4 में से धन 2 घटेगा तब ऋण 2 आएगा। यदि हम यहाँ ऋणात्मक करेंगे 4 में से 2 घटेगा तो धनात्मक 2 आना चाहिए। यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ ऐसा लिखना है, ऋण 4 गुणित 2, तो 4 दूनी 8। अब इसको हल करने के लिए हम पुनः इसको लिखेंगे, तो x² और यहाँ जो बीच की राशि है, यहाँ जो बीच की राशि के हमने गुणनखंड कर लिए ऋण 2 के, ऋण 4 और धन 2, तो बीच की राशि छोड़ के हम इसको लिख देंगे, इसी में x लगा देंगे, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, ऋण 2 के गुणनखंड हमने किए ऋण 4 और धन 2, यहाँ लिख देंगे ऋण 4x और धन 2x, क्योंकि ऋण 2 के गुणनखंड किए तो यहाँ x भी साथ में है, ठीक। तो ऋण 4 और धन 2x और इसके आगे ऋण 8। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम केवल बीच वाली राशि में लिखते हैं, इसको नहीं बदलते हैं, स्वयं ही आ जाएगा आगे हल करने का। और आगे देखते हैं कैसे हल होगा। अब इसके पश्चात हमें इसके समूह बना लेना है, 2 के जोड़े बना लेना है, अर्थात 2 राशियां लेते हैं, 2 राशियों में से कितना उभयनिष्ठ निकलता है ये देखते हैं। तो यहाँ हमने पहली 2 राशियां और आखिरी 2 राशियां ली, इन 2 राशियों के जोड़े में से पहले जैसे देखते हैं क्या उभयनिष्ठ निकलता है। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ इन दोनों में से x उभयनिष्ठ निकलेगा। ध्यान देना, जब एक अधिक घात वाली एक कम घात वाली राशि होती है तो कम घात वाली राशि सबसे कम घात वाली राशि उभयनिष्ठ निकाला जाता है। तो यहाँ हम x लेते हैं, यहाँ x 2 है, एक x बचा ऋण, ऋणात्मक चिन्ह लगाते जाना, यहाँ 4 बचा, एक x का निकल गया, ठीक। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में इन दोनों में, इसमें x है और इसमें नहीं है, इसमें 2 है, 2 का पहाड़ा पड़ने पर 4 आ जाएगा, तो हम इनमें से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो बचा x ऋण 4, x ऋण 4 बचा। थोड़ा इसके गुणनखंडों को अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए अब और थोड़ा समझ लीजिए, हमने इसके गुणनखंड किए
यहाँ लिखा मध्य राशि बस को बदलना है, बाकी प्रथम और लास्ट वाली सेम रहेगी। ये x और 8 ऋण 8 सेम था, केवल मध्य राशि को हमने बदला। और अब ओवेनिस निकाला, दो दो के जोड़े बनाकर ओवेनिस निकाला। ओवेनिस निकालने के पश्चात हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ और यहाँ सेम राशि ही आनी चाहिए, सेम राशि ही आएगी तभी वह सही है, अन्यथा आपके ये गुणनखंड गलत है। तो यहाँ और यहाँ सेम राशि आ रहा है, यहाँ x ऋण 4 है तो यहाँ भी x ऋण 4 आ रहा है। अब हम इन दोनों में से x ऋण 4 ओवेनिस लेते हैं, तो यहाँ शेष बचा x, इसमें से x ऋण 4 निकल गया तो यहाँ x बचा, उसको यहाँ लिखा। इसमें से x ऋण 4 ओवेनिस निकल गया तो शेष बचा 2, धन का 2 है तो धन से 2 लगा, ऋण होगा तो ऋण लगा। अब इसके गुणनखंड बन गए x ऋण 4 और x धन 2। इसके गुणनखंड आने के पश्चात, इसके गुणनखंड आने के पश्चात अब हमें यह देखना है कि इसके शून्य क्या आते हैं। तो शून्य जैसा नाम से स्पष्ट है शून्य, तो शून्यों के लिए हम इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखेंगे। तो शून्य के लिए हम इन्हें शून्य के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे शून्य के बराबर? क्योंकि हमने पढ़ा था कि शून्य x के मान के साथ है, तो x के मान ज्ञात करने के लिए हम इन्हें शून्य के बराबर रखेंगे। तो यहाँ हमारा पहला मान मिला है x ऋण 4, तो या तो x ऋण 4 बराबर शून्य रखा, जिससे x बराबर 4 को उस पक्ष में ले गए तो धनात्मक 4 हो जाएगा, x का मान 4 प्राप्त हुआ। और या x धन 2 बराबर 0, जिससे x बराबर ऋण 2, ये x धन 2 बराबर 0 रखा तो 2 को उस पक्ष में जाएंगे तो x बराबर ऋण 2। तो यहाँ हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर 4 और x बराबर ऋण 2। हमारा द्विघात समीकरण था तो हमारे 2 शून्य प्राप्त हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखना है। हमने शून्य निकाल लिए, अब हमें शून्यकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो हमारे शून्य ये कहलाते हैं जो x के मान प्राप्त होते हैं, गुणनखंड करने के पश्चात प्राप्त होते हैं, और हमारे गुणांक a b c कहलाते हैं। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करने के लिए हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा और बीटा हमारे शून्य थे और हमने ये जो मान निकाले x के मान यही तो शून्य थे, इन्हें ही हम अल्फा और बीटा कहते हैं, और b और a यहाँ से प्राप्त होंगे। तो हमें सत्यता की जांच करना है, अर्थात हमें यहाँ हमारे द्वारा प्राप्त किए गए मान लिखना है और यहाँ प्रश्न में जो दिया गया था गुणांक उन्हें लिखना है, और दोनों मान चूंकि बराबर यहाँ बराबर कितने लगा है तो दोनों मान बराबर आने चाहिए। बराबर आते हैं तो सत्यता की जांच हो जाती है, अर्थात पूर्णतः सत्य है। तो देखते हैं, इसको मान रखते हैं। तो यहाँ अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान ऋण 2 है। पहला शून्य अल्फा,
दूसरा शून्य बीटा बराबर माइनस बी का मान ऋण 2। ध्यान रखिए इस सूत्र का ऋण अलग है और बी का मान ऋण 2 अलग लिखना है, बटे ए का मान 1। अब यहाँ 4 में से 2 गया 2 बराबर ऋण गुणे ऋण धन और 2 बटे 1 2। तो हमने देखा कि 2 यहाँ भी आया 2 यहाँ भी आया था, दोनों पक्ष के मान बराबर आए। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल और देख लेते हैं ज्ञात करके। एक बात और बच्चों, यहाँ हम लिखना भूल गए कि सत्यता की जांच, या हम ले सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। यहाँ जो ऊपर ये राशि लिखी है ये हमने पहले लिख चुका था, यहाँ ये नहीं लिखना। शून्य ज्ञात करने के पश्चात हमें यहाँ से लिखना है। यहाँ शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है हमें, तो ये लिखना है। तो योगफल ज्ञात कर लिए, अब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। हमें ए के सूत्र प्रयोग करना है, चाहे ये अल्फा प्लस बीटा वाला कर लो, चाहे इसके पहले एक्स जो लिख रखा हमने क्या था अल्फा बटे एक्स का गुणन, एक ही सूत्र प्रयोग करना है। हमें सरल यह लगता है तो हम आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ मान रखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का मान 4, बीटा का मान ऋण 2, सी का मान ऋण 8 बटे ए का मान 1। तो 4 बटे 4 गुणे 2 ऋण 8, 4 दूनी 8 और ऋण गुणे धन है, और यहाँ ऋण 8 बटे 1 ऋण। तो हमने देखा कि यहाँ भी दोनों मान बराबर है और यहाँ भी दोनों मान बराबर है, अर्थात हमारे जो शून्य ज्ञात किए थे वह सत्य है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखाई करना है आपको। चलो हमने देखा कि ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, अर्थात शून्यकों का योगफल में भी शून्यकों और गुणांकों के मान बराबर आ रहे हैं और गुणनफल में भी मान 1 से आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ आता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इसी प्रकार आपको सभी सवाल करने हैं। प्रश्न पहला के अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करें।